हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक में एसएसटी पेपर 2 के लिए चैप्टर नंबर 2 राजा और उनके राज्य। क्या पढ़ेंगे? राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कितने शताब्दी के बाद? 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का जो है उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। उपमहाद्वीप में जो है चित्र 1 में ये सभी उनको शासक करने वाले राज्य को दिखलाया गया है। ये देखिए मानचित्र 1 है। 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य यह है इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चहमान, पहाड़पुर, पाल, उत्कल, गंगा, कलिंग, मालखेड और ये है मानिखेत, राष्ट्रकूट, चोल। ये सभी जो है 7वीं शताब्दी के बाद जो है ये नगर राजवंश का जो है उदय हुआ। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। कौन आ चुके थे? योद्धा सरदार जो है अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या समिति के रूप में मान्यता देते थे। मातहत के रूप में जो है मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। उनसे जो है उम्मीद किया जाता था कि राजा या स्वामी के लिए जो है उपहार लाए। उनके दरबार में हाजिरी लगाए। उनके दरबार में जो है डेली के डेली रोज हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। जो सैन्य की शक्ति होती है उसको प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडलों का स्वामी, महान स्वामी इत्यादि घोषित करते थे। वो अपने आप को जो है सामंत जो है महासामंत के रूप में अपने आप को घोषित कर देते थे या और महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का स्वामी भी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपनी स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी कहते थे कि जाइए, मैं आपका गुलाम नहीं रहूँगा, मैं अपने स्वतंत्र हो जाऊँगा। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। इस प्रकार का सामंत जो है उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों में था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, जो है अधीनस्थ थे, वो उसके अधीन में काम करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। एक सामंत जो था 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट का जो प्रधान था दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी कि हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। अपने स्वामी को उसने दंती दुर्ग ने हरा भी दिया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, जबकि ये जो है अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि इस यज्ञ को जो करता था वो उसे प्रूव्ड माना जाएगा कि यह क्षत्रिय है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। राजशाही प्रूव करने के लिए जो है सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। मिसाल के तौर पर जो कदम्ब भी एक क्या थे? ब्राह्मण थे। मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया। परंपरागत पेशा जो होता है पूजा पाठ करना, उसको छोड़ दिया और शस्त्र को अपना लिया, यानी कि जो है युद्ध कौशल को उसने प्रारंभ कर दिया। और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। अपना राज्य जो है
सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती ने, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। ये सब उपाधि जो है धारण कर लिया, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी की, अपनी सत्ता की जो है साझेदारी किया उसने। चित्र एक देख लीजिए, चित्र 1 है और ये कहता है एलोरा की गुफा 15 का, एलोरा की गुफा जो है 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा किस काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है एलोरा की गुफा। तो एक क्वेश्चन इनसे बन जाता है। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। इनको अक्सर जो है उत्पादों का एक हिस्सा, उत्पाद जितना होता था उसका एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, नहीं तो बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, कभी कभी जो है इन हिस्सों को जो है लगान के रूप में वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, क्योंकि जो उसको रिसीव करने वाला होता था वो यह मानता था कि मैं इसका मालिक हूँ। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, राजस्व जो है व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब में लिखिएगा अमित सररंगरा तो आ जाएगा। 400 कर, चलिए आगे पढ़ते हैं। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। क्या मिले हैं? 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वे हैं वेट्टी। क्या है? वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरन जो है श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, मकान पर जो है जो छत डालते हैं उस पर लगने वाला कर। खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। खजूर का जो पेड़ है और उसके ऊपर जो ये सीढ़ी लगाते हैं उसके ऊपर लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का जो है उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा वो जो हासिल करेगा उस पर लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। इन सभी राजाओं से ये सभी कर का जो है डिमांड होता था। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? आप एक नोट में लिखिए। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। उन सभी में जो है संसाधन जो है उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता था जिनसे लूटा गया वे सभी जिनसे लूटा गया और धन जिससे मिला तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। राजस्व वसूली के लिए जो कर वसूलते थे राजस्व, उनकी पदाधिकारी का जो नियुक्ति करता था वो प्रभावशाली यानी कि जो शक्तिशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। और जो है प्रायः ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन आहेदों पर होते थे। राजा के जो निकट संबंधी होता था इन्हीं आहेदों पर वो होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में
ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। प्रशस्तियों में जो ऐसे ब्यौरे जो लिखा गया है वो ऐसे भी हो सकते हैं जो सत्य नहीं है, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। लेकिन ये जो प्रशस्तियाँ जो लिखी गई थी ये हमें बताते हैं कि शासक जो है खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा जो है रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, जो अधिकतर प्रशासन में मदद करते थे। ये उनके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी या रची गई थी। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई प्रशासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बयान किया है। आपने पिछले साल यानी कि पिछले क्लास 6 में गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में, ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी कि सिद्ध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। वो जब राजकुमार ये थे उनके आगे सभी राजा जो धराशायी हो गए। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। चक्रयुद्ध को क्या किया? विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, वंग कहाँ है? बंगाल में। अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किराती वनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। उनको जो है पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग जो है प्राय ब्राह्मण लोग को भूमि दान में दे देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। ये जो तांबे का जो पत्र होता है, बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से जो ताम्र पत्र बनाया जाता है, उस पर ये लिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यानी कि जिसको भूमि देते थे वो इसको पाते थे। चित्र 2। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ तारपत्रों का एक संग्रह है। ये तमिल में लिखा हुआ है और प्राकृत में लिखा हुआ है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिसमें जो है 9वीं सदी में एक शासक, कोई शक्तिशाली शासक होगा, उसके द्वारा दिए गए भूमि अनुदान जो भूमि दान में दिया गया था उनका उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है। उन पर जो है राजा का मुहर लगा हुआ है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। जो यह बताता है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था उस समय जो है अनुदान में, भूमि अनुदान में क्या क्या दिए जाते थे। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियों लगाकर भूमि की सीमाओं का चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक नाव, बाम्बी चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये सभी जो है जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। जिससे यह जो है ये सारी चीज़ें मिलती है उससे वह कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्ते पर लगने वाला कर, पान का पत्ता जो है उस पर भी कर लगता था। बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। पक्की ईंटें से ऊपरी महल बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। बड़ा और छोटा कुआं खुदवा सकता है। पेड़ और
कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूर हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। उसे सूचित करना चाहिए पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का सिंचाई होना चाहिए। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा, इनका जो है इस्तेमाल कैसे होता होगा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया है। 12वीं शताब्दी में जो बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था, जिसमें कश्मीर प्रशासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कश्मीर प्रशासन करने वाला जो राजा था उसका इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने इसको रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। 12वीं सदी में यह असाधारण ग्रंथ माना गया। धन के लिए युद्ध, उस समय जो है धन के लिए कैसे कैसे युद्ध लड़ते थे। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें प्रत्येक शासक राजवंश के आधार कई क्षेत्र विशेष था। कई क्षेत्र जो है क्या था, विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा। कौन सा था? वांछनीय क्षेत्र गंगा था। गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गंगा घाटी में कौन सा नगर? कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्या करते रहे? लड़ते रहे। कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ते रहे कि कन्नौज पर नियंत्रण हम रखेंगे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन से थे? तीनों पक्ष। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। शासक जो थे उस समय जो बड़ी बड़ी मंदिर बनाते थे वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। वो जब एक दूसरे पर अटैक करते थे वो मंदिर भी निशाना में रखता था, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जो कभी कभी जो है बहुत अधिक संपन्न हो जाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। अफगानिस्तान के कौन थे? गजनी महमूद। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी कि 1000 से 10,025 ईस्वी के बीच 17 बार कितना बार हमला किया? 17 बार हमला कर दिया। किसने? गजनी का महमूद ने। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। उनका निशाना था कि संपन्न मंदिर यानी कि जो मंदिर संपन्न है उस पर हम निशाना करेंगे। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च हुआ। ये जो यहाँ से धन जो ले गए उन पर एक वैभवशाली राजधानी का जो उसने निर्माण करने में खर्च कर दिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्होंने के जो क्षेत्र का जो है विस्तार रूप से बढ़ाना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज
यानी कि 1168 से 1192 का जो है उसका शासनकाल रहा, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय ने 1192 में 1191 में उनको हराया। लेकिन दूसरे ही साल जब उसने हराया तो उसको गुस्सा आ गया होगा, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया जो है महमूद गौरी ने। फिर उसके ऊपर दावा बोल दिया और उसको हरा दिया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, चोल राज्य के ऊपर जो है नज़दीक से एक नज़र डालेंगे। उरैयूर से तंजावुर तक, उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसा आया? चोल वंश जो है सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। एक छोटे से मुखिया परिवार की जो है सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। पल्लव राजाओं के क्या थे? मातहत थे। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने जो है मुट्रियारों को हरा दिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर जो है बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? निशुम्भसूदिनी का जो है उसने मंदिर बनवाया। देखिए मानचित्र 2 है, चोल राज्य और पड़ोसी देश। चोल राज्य जो है देखिए कल्याणी, बादामी, कोच्चि, ये सभी जो है तंजावुर, उरैयूर, मदुरई, ये सभी और उनके पड़ोसी भी हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीत लिया और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाता गया। उनका राज्य भी बढ़ाया और पावरफुल के रूप में भी बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। पल्लव और इस पांड्यन और पल्लव जो है के इलाके का राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, सबसे चोल शक्तिशाली शासक राज प्रथम है। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। 985 ईस्वी में राज प्रथम जो है राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। साम्राज्य का भी जो है प्रशासन का भी उन्होंने क्या किया? गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। ये देखिए इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। इन अभियानों को षड्यंत्र के लिए एक जल सेना की योजना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। भव्य मंदिर और कांस्य का जो है मूर्तिकला, कांस्य का मूर्तिकला राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। मूर्तिकला की दृष्टि से क्या है? ये देखिए, ये जो है चमत्कार के रूप में माना जाता है। चित्र 3, ये 3 है। गंगईकोंड चोलपुरम का एक मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। ये देखिए छत जो है पतली होती गई है, उस पर गौर कीजिए। दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए।
इसमें पत्थर की जो है प्रतिमाएं भी हैं दीवारों के लिए, तो उस पर भी एक नजर डालिए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। अपने आसपास के जो क्षेत्र है वो विकसित होने के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। आसपास के जो लोग थे और शासक ने भी जमीन को दान में दिया था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। जो मंदिर के जो आसपास रहते थे और जो उनमें मंदिर में काम करते थे, उनको विशेष मंदिर से जो है मंदिर का ही पैसा लगता था। पुरोहित, मलाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। मंदिर जो सिर्फ पूजा और आराधना के ही स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। वह आर्थिक रूप से भी थे और सांस्कृतिक रूप से भी जीवन के उस जगह के लोगों के लिए केंद्र बन गए थे। मंदिर के साथ जड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। सबसे उत्कृष्ट में ये गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। अधिकतर जो है देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनती थी और कुछ जगह जो है भक्त के साथ भी मूर्ति को बनाया जाता था। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। चोलों में कई उपलब्धि जो है कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से ही संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से छोटी छोटी कई बस्तियों में बस जाती हैं। ये देखिए, बंगाल की खाड़ी जो है इन पर मिलने से कई कई छोटी में अधिकतर बस जाती है। हाँ, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। ये पानी जो उलीचती है और जिससे क्या है, उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। नदी के किनारे चावल, धान की खेती अधिकतर होगा। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरा हिस्सा जो है वहाँ पर कृषि पहले से ही विकसित हो चुका था, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों का साफ किया जाना था, कुछ इलाकों में जंगल भी साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध जो है का निर्माण किया जाना था और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल जो है उपजाया जाता था। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। कृत्रिम रूप से करना बहुत इम्पोर्टेंट था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल जो है सरोवर बनाया गया। चित्र 4, एक चोल कांस्य प्रतिमा। ये देखिए, चोल कांस्य, ये कांसा का जो है प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। कितनी सावधानी के साथ इनको बनाया गया है और इन पर गौर कीजिए। सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई
के काम में योजना की ज़रूरत होती है, सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई, जो है सक्रिय रूप से जो है दिलचस्पी दिखलाया। चित्र 5 देखिए, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी को खेत सींचे जाते थे, इस पानी से जो है खेत को पटाया जाता था। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। दर प्रवाह को क्या करता है? संचालित करता था। साम्राज्य सक्रिय रूप से कहाँ गया जी? हाँ, सक्रिय रूप से ये देखिए, हाँ, स्मरण रहे कि सिंचाई में या कामों की योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप में दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उड़ कहलाती थी, किसानों की बस्तियों को हम उस समय क्या कहते थे? उड़ कहते थे। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गया था। खेती जो सिंचित था उसके साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनिक किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी, अरैयार जैसी उपाधि जो है दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। केंद्र में जो है इम्पोर्टेंट पद को सौंपा गया। कहाँ पर? केंद्र में। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव जो है गैर ब्राह्मण किसान जो है स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते? ब्रह्मदेव कहते हैं। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहते हैं? शलाभोग। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? देवदान या तिरुनमटुकन्नी। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? पल्लीचंदम कहते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ढेर ब्राह्मण जो है बस्ती अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवाद दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य जो है संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। ब्राह्मणों की सभा का संगठन जो है कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी।
जो है विभिन्न जो है समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए लोग योग्य होते थे। उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते। तालपत्र ताम्रपत्र जो है कि छोटे टिकटों पर तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था, यानी कि लॉटरी के हिसाब से उनको कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, उत्तर मेरूर के अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसी होनी थी। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां पर कर दिया जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें जो है वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों में कई सारी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदारी रूप से काम करना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यदि पिछले रेगुलर 3 सालों से कोई जो है समिति का सदस्य है तो वह सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जो है आप अपना खाता या अपने रिलेशन का कोई जमा नहीं किया है अकाउंट तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूर्णम का एक उदाहरण है। पेरियार पूर्णम को कौन सी कृति है, किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में ये लिखी गई थी। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंट पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था। लोगों का एक छोटा सा क्या था? पुरवा था, जिसमें अच्छे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे, गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। उसने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर जो है सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढे में छोटे सिरों वाले कुतियां जो है पिल्ले को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलैयार, यानी कि पुलिया का बहुवचन पुलैयार, पाँव फटने से पहले को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों को गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। कांची वृक्ष की छाया में जो है फैलती थी। कल्पना कीजिए आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, एक जो है सभा के चुनाव में आप मौजूद हैं। जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उनका वर्णन कीजिए। उनका जो एक नोट बनाइए और उसमें वर्णन कीजिए चुनाव के बारे में क्या क्या जानकारी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।